चैप्टर 3 आजमाइश। अस्पताल के क्रिटिकल वार्ड में डॉक्टर मांजरेकर कुछ पेशेंट्स की रिपोर्ट्स देख रहे हैं और साथ में अपने असिस्टेंट डॉक्टर तुषार को इंस्ट्रक्शंस भी देते जा रहे हैं। तभी डॉक्टर मांजरेकर ने डॉक्टर तुषार से पूछा, बेड नंबर 6 वाले पेशेंट विक्रम की रिपोर्ट्स आ गई क्या? डॉक्टर तुषार ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी राय देते हुए कहा, रिपोर्ट्स तो आ गई हैं सर, पर उनमें कुछ ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। इतना कहकर डॉक्टर तुषार ने डॉक्टर मांजरेकर के हाथ में विक्रम की रिपोर्ट्स थमा दी। वॉट? पिछले ऑलमोस्ट 5 घंटों से पेशेंट के दिल ने काम करना बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी उसका पल्स रेट और ब्रीदिंग नॉर्मल है। ऐसा कैसे हो सकता है? अपने 7 साल के करियर में ये पहली बार था जब डॉक्टर मांजरेकर इस तरह का केस देख रहे थे, वरना आमतौर पर ऐसे केसेस में 2 घंटों में ही मरीज दम तोड़ देता है और यहाँ तो 5 घंटे हो चुके थे। डॉक्टर मांजरेकर को सोच में डूबा देख डॉक्टर तुषार ने कहा, सर मेरे हिसाब से बेड नंबर 6 के पेशेंट के हार्ट में प्रॉब्लम है। ये सुनकर डॉक्टर मांजरेकर भड़क उठते हैं। ये बात तो कोई भी बेवकूफ़ बता सकता है। ये सुनकर वार्ड में मौजूद स्टाफ डॉक्टर तुषार की तरफ देखने लगा और डॉक्टर तुषार ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि आजकल डॉक्टर मांजरेकर का मूड उखड़ा उखड़ा सा रहता है और इसीलिए वो डॉक्टर मांजरेकर की कोई भी बात काटने की कोशिश नहीं करते थे। असल में कपूर ग्रुप के सीईओ रजत कपूर का बेटा कार्तिक हॉस्पिटल के ऊपर वाले वीआईपी फ्लो में एडमिट था। रजत कपूर के परिवार ने सारी दुनिया से डॉक्टर्स को बुलाया था और ये ऐलान भी कर दिया था कि वो लोग किसी भी हद तक पैसा खर्च करने को तैयार हैं, बस कोई कार्तिक का इलाज कर दे। लेकिन अफसोस, इतने सालों की प्रैक्टिस होने के बावजूद डॉक्टर मांजरेकर को कार्तिक कपूर का इलाज कर रहे डॉक्टर्स की टीम में जगह नहीं मिल पाई थी। खैर, अब तो बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टर मांजरेकर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। वार्ड से बाहर जाते जाते डॉक्टर मांजरेकर ने डॉक्टर तुषार से कहा, विक्रम का दिल बहुत कमज़ोर हो चुका है और उसकी ज़िंदगी बचाने का अब एक ही सल्यूशन है, हार्ट ट्रांसप्लांट। पेशेंट के परिवार वालों को खबर कर दो और आसपास के सभी अस्पतालों में खबर भेजकर पता करो अगर किसी के पास कोई डोनर है तो। इतना कहकर डॉक्टर मांजरेकर वहां से बाहर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नए दिन की शुरुआत आदित्य अपने ससुर भंवर सिंह की लाइब्रेरी में अंगड़ाई लेकर करता है। भंवर सिंह बहुत जाने माने प्रोफेसर हैं और दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देने जाया करते हैं। इसी वजह से उन्होंने अपने घर में ही एक लाइब्रेरी बनाई हुई है और ये लाइब्रेरी भंवर सिंह के साथ साथ आदित्य का भी बहुत बड़ा सहारा है। आदित्य अक्सर यहाँ आकर टाइम पास के लिए किताबें पढ़ता था। कल जो कुछ भी आदित्य के साथ हुआ, उसके बाद आदित्य ये जानने को उत्सुक था कि क्या सिर्फ किसी चीज़ की फ़ोटो किताब में देखने भर से वो चीज़ आदित्य के सामने सचमुच में आ सकती है। इसी उम्मीद से आदित्य ने लाइब्रेरी में पूरी रात जागकर कई किताबों को टटोला और फिर 2 ऐसी किताबें ढूंढ निकाली जो शायद आगे चलकर उसके बहुत काम की साबित हो। और हाँ, इस चक्कर में आज आदित्य की आंखों के नीचे थोड़े डार्क सर्कल भी नजर आने लगे थे, पर इस सब की परवाह किए बगैर आदित्य सबके लिए नाश्ता तैयार करने सीधा किचन की तरफ बढ़ा। अपने विक्रम चाचू को याद करते हुए आदित्य ने सबके लिए नाश्ते में कचौड़ी और चटनी तैयार की। पिछली रात तानिया ने आदित्य के लिए खाने की प्लेट डाइनिंग टेबल पर लगाकर रखी थी। अब आदित्य की बारी थी। आदित्य ने अपने हाथों से तानिया के लिए हार्ट शेप वाली कचौड़ी प्लेट में रखी और साथ में तानिया के पसंदीदा उबले हुए मूंगफली के दाने। आदित्य को तानिया की हर छोटी बड़ी पसंद का पूरा ध्यान रहता है। आदित्य को आज भी याद है कि बचपन में जब कभी भी तानिया आदित्य से नाराज होती थी तो आदित्य अपने घर से उबली हुई मूंगफली के दाने लेकर आता था, जिसे देखकर तानिया अपने आप को रोक नहीं पाती थी और आदित्य के हाथ से मूंगफली के दाने छीनते हुए कहती थी, क्या तुमने सुना नहीं है, अकेले अकेले खाने से पेट में दर्द हो जाता है। ये सुनकर दोनों हंसने लगते थे और उनमें फिर से दोस्ती हो जाती थी। बचपन की बात याद करते ही आदित्य के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। काश जिंदगी हमेशा बचपन जितनी सुंदर और मासूम होती। आदित्य तानिया के लिए नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाकर तैयार होकर अपनी दुकान के लिए निकल जाता है। आदित्य अपनी दुकान का शटर खोलता है और भगवान को याद करते हुए दुकान के अंदर जाता है। हर रोज की तरह दुकान को जमाने के बाद आदित्य भंवर सिंह की लाइब्रेरी से लाई किताब पढ़ने लगता है। ये किताब दुनिया के अनमोल खजानों के बारे में है, जिसमें दुनिया भर की कीमती चीज़ों की तस्वीरें हैं।
किताब पढ़ते पढ़ते आदित्य का ध्यान अपने लॉकेट पर जाता है जो फिर से चमक रहा होता है। कल मेरे साथ जितनी भी अजीब घटनाएं हुई, उस समय भी ये लॉकेट ऐसे ही चमक रहा था। इसका मतलब हो सकता है कि उन घटनाओं का इस लॉकेट के साथ कोई संबंध हो सकता है इस लॉकेट में कुछ विशेष शक्तियां हो और उसी की वजह से फोटोज में बने वो वाज खुद ब खुद मेरे सामने आ गए हो। अभी आदित्य यही सब सोच रहा था कि उसे मोहनीश की आवाज सुनाई दी। आदित्य ने फौरन पलटकर देखा तो मोहनीश उसके सामने खड़ा था। मोहनीश का चेहरा एकदम उदास नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही दिन में उसकी उम्र 20-25 साल बढ़ गई हो। मोहनीश की आंखों से साफ पता चल रहा था कि वो पूरी रात सोया नहीं था। मोहनीश ने फिर आगे आदित्य से कहा, मुझे कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं क्या? आदित्य ये सुनकर दुविधा में पड़ गया। उसके खुद के पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था। फिर भी आदित्य ने मोहनीश से पूछा, पैसे? क्यों, क्या हुआ? विक्रम चाचू ठीक तो है ना? इस बात का मोहनीश ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आदित्य उसकी आंखों में डर साफ साफ देख पा रहा था। 10 लाख, मोहनीश ने आदित्य की तरफ देखकर कहा। ये सुनते ही एक पल के लिए आदित्य चौंक उठा। 10 लाख? इतनी बड़ी रकम? इससे पहले कि आदित्य कुछ और कह पाता, मोहनीश आदित्य के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मैं जानता हूँ रकम बहुत बड़ी है, पर डॉक्टर ने कहा है कि पापा का हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, तभी वो बच पाएंगे। इतना कहकर मोहनीश छोटे बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोने लगता है। वैसे तो मोहनीश बचपन से ही बड़ा बेफिक्र और खाओ पियो ऐश करो वाली फिलॉसफी को मानने वाला लड़का था। अगर कभी कोई छोटी मोटी टेंशन होती भी थी तो वो उसे सिगरेट के धुएं में उड़ाना सीख गया था। लेकिन इसमें मोहनीश का कसूर नहीं था। मोहनीश जब 2-3 साल का था तब उसकी माँ कंचन का देहांत हो गया था। एक तो बिना माँ का बच्चा, ऊपर से विक्रम का काम के चक्कर में एक से दूसरी जगह आना जाना, इस सब का असर मोहनीश की परवरिश पर तो होना ही था। लेकिन आज मोहनीश को इस हाल में देखकर आदित्य को लगा कि एक रात में ही मोहनीश को पैसे और जिंदगी दोनों की कीमत समझ आ गई है। मगर बात सिर्फ पैसे की होती तो भी ठीक था। मोहनीश ने बताया कि विक्रम को बचाने के लिए अर्जेंटली एक हार्ट डोनर की जरूरत है, जो इतने शॉर्ट नोटिस पर मिलना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन था। तभी आदित्य के दिमाग में एक बोल्ड आइडिया आता है। असल में कुछ दिनों पहले आदित्य घर की लाइब्रेरी में बैठा एक पुरानी आयुर्वेद की किताब के पन्ने पलट रहा था और तभी उसकी नज़र एक हेल्दी ह्यूमन हार्ट की फोटो पर पड़ी थी। आदित्य अपनी आंखें बंद करता है तो उसे वो फोटो साफ साफ दिखाई देने लगती है और साथ ही उसका लॉकेट भी चमकने लगता है। ये देखकर आदित्य के चेहरे पर एक चमक आ जाती है और वो मन ही मन सोचता है, अब अपनी थियरी को आजमाने का समय आ गया है। इसके बाद आदित्य फौरन अंदर वाले कमरे में चला जाता है। वहीं मोहनीश को समझ नहीं आता कि आखिर आदित्य के दिमाग में चल क्या रहा है। अंदर वाले कमरे में जाकर आदित्य अपने गले में पहने लॉकेट को हाथ में पकड़ता है और आंखें बंद करके बोलता है, मुझे एक हेल्दी ह्यूमन हार्ट की जरूरत है। जब आदित्य अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसके सामने एक गोली के आकार जितना हेल्दी ह्यूमन हार्ट चमक रहा होता है। आदित्य कमरे की शेल्फ से एक छोटी सी बोतल उठाता है और वो दिल भस्म के रूप में बदलकर उस बोतल में समा जाता है। आदित्य वो बोतल अपनी जेब में रखता है और बाहर जाकर कैश काउंटर से अपनी सासू माँ महेश्वरी देवी का दिया बैंक का कार्ड निकालता है। हाँ, ये बात और थी कि महेश्वरी देवी ने आदित्य को ये कार्ड किसी और मकसद से दिया था, पर इस वक्त आदित्य के लिए अपने विक्रम चाचू की जान बचाना ज्यादा जरूरी था। इसलिए बिना ज्यादा सोच विचार किए आदित्य मोहनीश से कहता है, इंतजाम हो गया, हमें अब अस्पताल चलना चाहिए। इसके बाद आदित्य और मोहनीश दुकान से निकल जाते हैं। तारांकन अस्पताल पहुंचते ही आदित्य सबसे पहले काउंटर पर जाकर विक्रम की दवाई और ट्रीटमेंट के पैसे जमा करा देता है और फिर मोहनीश के साथ क्रिटिकल वार्ड की तरफ बढ़ता है। जब आदित्य और मोहनीश क्रिटिकल वार्ड में पहुंचते हैं तो वहां का नज़ारा देखकर उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वार्ड में अफरा तफरी मची हुई होती है। डॉक्टर मांजरेकर नर्स से कहते हैं, जल्दी से पेशेंट को एड्रेनलिन शॉट दो, जल्दी करो। नर्स फौरन हाँ में सिर हिलाती है और अपने काम पर लग जाती है। विक्रम के दिल की धड़कनें लगातार धीमी होती चली जा रही होती हैं। ये देखकर वहां मौजूद डॉक्टर और नर्सेस सभी हड़बड़ा गए थे। तभी डॉक्टर तुषार ने विक्रम को एड्रेनलिन शॉट दिया, जो डॉक्टर मांजरेकर के हिसाब से उनकी आखिरी उम्मीद था।
अब वो लोग उस स्थिति में पहुंच चुके थे जहां विक्रम की जिंदगी या तो भगवान के हाथ में थी या उसकी खुद की जिंदा रहने की इच्छा के। डॉक्टर्स को हार मानता देखकर मोहनीश के सब्र का बांध टूट जाता है और वो दोबारा फूट फूट कर रोने लगता है। आमतौर पर डॉक्टर पेशेंट के परिवार वालों को क्रिटिकल वार्ड में आने की इजाज़त नहीं देते, पर आज हालात कुछ अलग थे। इसलिए डॉक्टर मांजरेकर ने मोहनीश को अंदर आने का इशारा किया ताकि वो अपने पिता से आखिरी बार मिल सके। अंदर आने दो इन दोनों को। आदित्य डॉक्टर मांजरेकर की बात समझ जाता है और मोहनीश को संभालते हुए विक्रम के पास लेकर आता है। अपने पिता को इस हाल में देखकर मोहनीश और बेचैन हो जाता है, तो डॉक्टर तुषार मोहनीश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। ये सुनकर आदित्य की आंखें भी भर आती हैं। आखिर विक्रम चाचू के साथ उसकी जिंदगी की भी कई खुशियां जुड़ी हुई थी। आदित्य विक्रम के पास जाकर उनके माथे पर हाथ रखता है और तभी उसे विक्रम के माथे पर फिर से वही लाल क्रॉस का निशान दिखाई देने लगता है। ये देखकर आदित्य को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। फिर से वही निशान। आदित्य अपने आसपास देखता है, इस उम्मीद से कि शायद उसे अपने आसपास विक्रम की आत्मा दिख जाए ताकि वो उसे विक्रम के शरीर में जाने के लिए फिर से मना सके। लेकिन अफसोस, आदित्य को विक्रम की आत्मा कहीं दिखाई नहीं देती, क्योंकि शायद वो जा चुकी थी। आदित्य विक्रम का हाथ पकड़ लेता है और भावुक होकर कहता है, चाचू मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं बचा लूंगा आपको। ये देखकर डॉक्टर तुषार आदित्य के पास आकर उसे समझाते हुए कहते हैं, हम आपकी फीलिंग्स समझ सकते हैं, पर एक डॉक्टर होने के नाते हम आप लोगों को कोई झूठी उम्मीद नहीं दे सकते। आपके चाचा के पास ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट हैं। अगर इस वक्त आदित्य की जगह कोई और होता तो शायद ये बात सुनते ही वो भी मोहनीश की तरह फूट फूट कर रोने लगता, लेकिन आदित्य तो किसी भी कीमत पर अपने विक्रम चाचू को बचाना चाहता था और वो इसकी तैयारी भी करके आया था। डॉक्टर तुषार की बात सुनने के बाद आदित्य सबसे पहले तो अपने आंसू पोंछ लेता है और फिर हिम्मत के साथ कहता है, मैं करूंगा चाचू का इलाज। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी डॉक्टर्स और स्टाफ आदित्य की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। एक तरफ मोहनीश का रोना धोना और दूसरी तरफ आदित्य का ये पागलपन। तभी डॉक्टर तुषार एक पल को डॉक्टर मांजरेकर की तरफ देखते हैं और फिर आदित्य को दोबारा शांति से समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, देखो तुम्हारी भावनाओं को मैं समझता हूं, पर अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों कुछ नहीं हो सकता? आदित्य ने गुस्से में डॉक्टर तुषार से सवाल किया। चाचू के पास अभी भी 30 मिनट है ना, और मैं इससे भी कम समय में चाचू को ठीक कर सकता हूं। आदित्य की बात सुनकर डॉक्टर मांजरेकर और डॉक्टर तुषार को यकीन हो जाता है कि आदित्य का पेंच ढीला है। इससे पहले कि वो आदित्य से कुछ और कहते, आदित्य अपनी जेब से एक छोटी सी बोतल निकालता है और विक्रम के पास जाकर उसके मुंह से ऑक्सीजन मास्क हटा देता है। ये देखकर डॉक्टर्स और स्टाफ आदित्य को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ही आदित्य विक्रम के मुंह में बोतल में रखी भस्म डाल देता है। जैसे ही आदित्य विक्रम के मुंह में वो बोतल खाली करता है, विक्रम का शरीर अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगता है। डॉक्टर तुषार और डॉक्टर मांजरेकर ये देखकर हैरान रह जाते हैं और क्रिटिकल वार्ड का सारा स्टाफ घबरा जाता है। पागल हो क्या? तुमने पेशेंट को क्या खिलाया? बोलो। डॉक्टर तुषार ने आदित्य से गुस्से में कहा, क्योंकि वो आदित्य का पागलपन पहले भी देख चुके थे। जब वो विक्रम को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए लाने गए थे, तब कैसे आदित्य बीच सड़क में खड़ा उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। डॉक्टर तुषार को लगता है कि उन्हें अब पुलिस को ही नहीं, साथ में पागल खाने वालों को भी बुलाना पड़ेगा। इतने में क्रिटिकल वार्ड में मौजूद अटेंडिंग फिजिशियन आकर आदित्य का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं और तभी नर्स जोर से चीखती है, डॉक्टर। नर्स की घबराई हुई आवाज सुनकर सभी लोग नर्स की ओर देखने लगते हैं और फिर पूरे क्रिटिकल वार्ड में सन्नाटा सा छा जाता है। तो क्या हुआ आगे कहानी में? क्या जिसका डर था वही हुआ? क्या आदित्य की कोशिश नाकाम रही? क्या विक्रम अब इस दुनिया में नहीं रहे? और अब क्या होगा आदित्य के साथ? क्या उसे अस्पताल वाले जेल भेज देंगे या फिर पागल खाने? क्या वाकई आदित्य के पास कोई जादुई शक्ति है? चैप्टर 404 वरदान या मुसीबत। नर्स की चीख सुनते ही सभी लोग चौंक कर उसकी तरफ देखते हैं, तो नर्स विक्रम के बेड के पास लगी मशीन की स्क्रीन की तरफ इशारा करती है, जिससे विक्रम के पल्स रेट पर नजर रखी जा रही थी। विक्रम के दिल की धड़कनें बंद हो चुकी थी। ये देखकर क्रिटिकल वार्ड के अटेंडिंग फिजिशियन डॉक्टर अरुण आदित्य का गला पकड़ लेते हैं और गुस्सा में कहते हैं, ये क्या कर दिया तुमने? जान ले ली अपने चाचा की।
क्या समझते हो तुम अपने आप को? बताओ क्या खिलाया तुमने उनको? आदित्य को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, क्या जवाब दे वो डॉक्टर को। आदित्य ने तो बस अपने लॉकेट पर भरोसा करके उतना ही किया जितना उसे समझ में आया। आदित्य ने जब वो भस्म विक्रम के मुंह में डाली थी तब विक्रम के माथे पर बना लाल क्रॉस का निशान गायब हो गया था, तो फिर विक्रम के दिल की धड़कनें कैसे बंद हो गई? ये सब देखकर डॉक्टर मांजरेकर भी अपना आपा पूरी तरह से खो बैठते हैं। डॉक्टर तुषार, जाकर पुलिस को कॉल करो। हिम्मत तो देखो इस लड़के की, हमारे सामने पेशेंट का ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया और उसे मार डाला। तभी अचानक से मोहनीश जोर से चिल्लाता है, शांति रखो आप सब, मेरे पापा मरे नहीं, वो जिंदा हैं। मोहनीश की बात सुनते ही एक बार फिर से पूरे क्रिटिकल वार्ड में सन्नाटा छा जाता है और सुनाई देती है तो सिर्फ विक्रम के दिल की धड़कनों की आवाज। सभी का ध्यान दोबारा से उस मशीन पर जाता है और अब विक्रम का दिल एकदम नॉर्मल तरीके से धड़क रहा होता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर अरुण आदित्य को एक तरफ धक्का देते हैं और विक्रम के पास जाकर उसे एग्जामिन करते हैं। विक्रम का पल्स रेट अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। डॉक्टर अरुण से रहा नहीं जाता और वो खुशी से चिल्ला उठते हैं, ये तो चमत्कार है, मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। क्या धाकर वापसी की है आदित्य तुम्हारे चाचू ने? सभी लोग आदित्य की तरफ मुड़ते हैं, लेकिन वो तो वहां था ही नहीं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि अभी अभी यहाँ क्या हुआ। डॉक्टर अरुण आदित्य को ढूंढने क्रिटिकल वार्ड से बाहर निकल जाते हैं। इधर आदित्य तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा है। वो मन ही मन बहुत खुश है कि उसके विक्रम चाचू की जान बच गई। इतने में डॉक्टर अरुण आदित्य को लिफ्ट की तरफ जाता देख उसे आवाज लगाते हैं, आदित्य। और फिर वो भागकर आदित्य के पास पहुंच जाते हैं। आदित्य के पास पहुंचकर डॉक्टर अरुण उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, कहाँ भागे जा रहे हो भाई, इतनी जल्दी हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। हालांकि इस वक्त डॉक्टर अरुण की आवाज में गुस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी आदित्य उनकी बात सुनकर थोड़ा घबरा गया। फिर डॉक्टर अरुण आदित्य के सामने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें धक्का दिया और तुम पर चिल्लाया, पर यकीन मानो मुझे पता नहीं था कि तुम जो कह रहे थे वो सच में कर दिखाओगे। ये सुनकर आदित्य मुस्कुरा देता है और लिफ्ट का बटन दबाने ही वाला होता है कि तभी डॉक्टर अरुण उसे रोकते हुए कहते हैं, मैं बस 2 मिनट तुमसे बात करना चाहता हूँ, उस दवाई के बारे में जो तुमने अपने विक्रम चाचू को खिलाई थी। अगर अभी भी तुम्हारे पास वो दवाई है तो मुझे वो चाहिए। मेरा उस दवाई के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आदित्य को कुछ समझ नहीं आता कि वो डॉक्टर अरुण से क्या कहे, क्योंकि सच तो वो उन्हें बता ही नहीं सकता था। तो आदित्य बात को टालने के लिए कहता है, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, मैं आपको घर जाकर चेक करके सारी डिटेल्स बता दूंगा। डॉक्टर अरुण समझ जाते हैं कि फिलहाल आदित्य उस दवा के बारे में बात नहीं करना चाहता, तो वो अपना विजिटिंग कार्ड आदित्य को देते हुए कहते हैं, ठीक है, तुम घर पहुंचकर मुझे कंफर्म करके बताना। याद से मुझे कॉल करना क्योंकि ये एक बहुत खास पेशेंट की जिंदगी और मौत का सवाल है। आदित्य डॉक्टर अरुण के हाथ से उनका विजिटिंग कार्ड ले लेता है और उसे अपनी जेब में रख लेता है। फिर वो अपना फ़ोन नंबर डॉक्टर अरुण को देकर वहां से निकल जाता है। तारांकन अस्पताल से निकलकर आदित्य अपनी दुकान की तरफ बढ़ता है और पूरे रास्ते यही सोचता रहता है, इस लॉकेट की वजह से मेरी जिंदगी में कितने बदलाव आ गए हैं, लेकिन इस लॉकेट में ऐसा क्या है कि वो चमकता है और चमत्कार कर दिखाता है। आदित्य अपने गले में से लॉकेट निकालकर उसे अच्छी तरह टटोल कर देखता है। फिर वो उस लॉकेट को सूरज की तरफ रखकर उसके अंदर झांकने की कोशिश करता है कि कहीं लॉकेट के अंदर तो कुछ नहीं है। आदित्य के मन में तर्क वितर्क चलने लगते हैं। ऋषि विश्वामित्र के पास कामधेनु गाय थी और स्वर्ग लोक में कल्प वृक्ष, कभी भी कुछ भी मांगो वो मिल जाएगा, तो फिर इस लॉकेट को भी तो हमेशा चमकना चाहिए ना। पर ऐसा तो नहीं होता। तो क्या लॉकेट सिर्फ भविष्य में होने वाली घटना के हिसाब से चमकता है? शायद ऐसा ही होगा, आदित्य ने अपना लॉजिक लगाया। मगर दादाजी के पास ये चमत्कारी लॉकेट कैसे आया होगा? क्या दादाजी को इस लॉकेट की चमत्कारी शक्तियों के बारे में पता था? शायद हाँ, तभी तो दादाजी इस लॉकेट को मेरे नाम करके गए थे। अपनी सोच में डूबा आदित्य अपनी दुकान पर पहुंच जाता है। कैश काउंटर पर पहुंचकर आदित्य डेबिट कार्ड को वापस रख देता है और तभी उसका ध्यान जाता है कि लॉकेट फिर से चमक रहा है। ये देखकर इस बार आदित्य के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, कुछ तो होने वाला है। तभी लगभग 45 साल का आदमी आदित्य की दुकान में आता है।
आदमी का नाम नागेश रावत है। नागेश दिखने में दुबला पतला है और उसके बालों में थोड़ी सफेदी का असर भी दिखाई दे रहा है। दुकान में आकर नागेश आदित्य से पूछता है, पेन मिलेगा क्या? आदित्य अपनी जगह पर बैठे बैठे नागेश को बताता है, हाँ जी, कल ही नया स्टॉक आया है, वहाँ पिंक डिब्बे में है, आप ले लीजिए। फिर आदित्य ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए नागेश से कहा, वैसे हमारे पास ब्रांडेड खिलौने, स्कूल बैग्स, सॉफ्ट टॉयज भी हैं, आप देखना चाहेंगे? नागेश आदित्य की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, तुम्हें अपनी दुकान का सामान बेचना बखूबी आता है, पर फिलहाल के लिए ये एक पेन ही काफी है। नागेश की बात सुनकर आदित्य भी हंसने लगता है। फिर कैश काउंटर के पास आते हुए नागेश ने आदित्य से पूछा, कितने हुए? 20। आदित्य ने अपनी बात अभी पूरी भी नहीं की थी कि उसने देखा नागेश को कुछ तकलीफ हो रही है। अचानक से नागेश का शरीर अकड़ गया, ना तो वो हिल पा रहा था और ना ही चल पा रहा था। इससे पहले कि आदित्य कुछ समझ पाता या फिर कुछ कर पाता, नागेश जमीन पर गिर गया। एक बार को तो आदित्य को लगता है कि नागेश बेहोश होने का नाटक कर रहा है, क्योंकि उसने सुना था कि आजकल शहर में ऐसे बेहोशी का नाटक करके पैसे ऐंठने का धंधा बहुत जोर पकड़ रहा है। आदित्य ने सोचा कि इससे पहले कोई और इस नाटक को देखे उसे दुकान का दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए, वरना लोग फिर से उसका मजाक बनाएंगे। आदित्य फौरन भागकर दुकान का दरवाज़ा बंद कर देता है और फिर नागेश के पास जाता है। दुबला पतला होने की वजह से आदित्य नागेश के शरीर को आसानी से पलट लेता है। फिर वो नागेश के दिल की धड़कनें चेक करता है, जो बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। आदित्य एक चैन की सांस लेता है कि तभी नागेश का शरीर हिलने लगता है, जैसे उसे बिजली के झटके लग रहे हों, और फिर नागेश का शरीर एकदम से सिकुड़ जाता है। ये मुसीबत कम थी कि तभी दुकान की मालकिन रमा देवी की आवाज़ आदित्य के कानों में पड़ती है। अरे आदित्य, ये दिन में दुकान का दरवाज़ा क्यों बंद कर रखा है? दुकान खोलो, कमाओगे नहीं तो मेरी दुकान का किराया कैसे चुकाओगे? रमा देवी की आवाज़ ने दुकान की दीवारों और आदित्य दोनों को एक साथ हिलाकर रख दिया था। आदित्य के तो होश उड़ गए, उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। आदित्य अच्छी तरह जानता था कि रमा देवी बड़ी ही खतरनाक औरत हैं। बिना बात को समझे सीन क्रिएट करने में वो माहिर हैं, बस उन्हें ड्रामा करने का एक मौका मिलना चाहिए। आदित्य का कोई जवाब नहीं मिलने पर रमा देवी फिर से दुकान का दरवाज़ा खटखटाती हैं। आदित्य, दरवाज़ा खोल, आखिरी बार कह रही हूँ, अंदर कोई गैरकानूनी काम तो नहीं कर रहा है ना? देख, मुझे से बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर बेचारे आदित्य की हालत आगे कुआं पीछे खाई जैसी हो जाती है। उसकी दुकान में एक आदमी बेहोश पड़ा है। अगर ये बात बाहर फैल गई तो सब आदित्य पर शक करेंगे और दुकान पर कोई सामान लेने नहीं आएगा। पर अब वो कर भी क्या सकता था? उसकी दुकान को ताला लगना तो तय था। तभी अचानक आदित्य का ध्यान नागेश के माथे पर जाता है। इनके माथे पर विक्रम चाचू की तरह लाल क्रॉस का निशान नहीं है। इसका मतलब? आदित्य की आंखों में चमक आ जाती है। अगर लॉकेट की मदद से वो विक्रम चाचू को दोबारा जिंदा कर सकता है तो फिर वो नागेश की बीमारी को भी ठीक कर सकता है। ये सोचकर आदित्य लॉकेट को अपने हाथ में पकड़ता है और अपनी आंखें बंद करता है। आदित्य को उसी आयुर्वेदिक किताब के कुछ पन्ने दिखाई देते हैं, जिसकी मदद से उसने विक्रम का इलाज ढूंढा था। उन्हीं पन्नों में से एक पर आदित्य को प्रेशर पॉइंट तकनीक लिखा दिखाई देता है। आदित्य और ध्यान लगाता है तो उसे एक इंसान का चित्र दिखाई देता है, जिसके माथे के बीच वाले हिस्से से एक सुनहरी आभा निकल रही होती है और जो वहां से होते हुए उसकी छाती के ऊपरी हिस्से तक जाती है। ये सब देखकर आदित्य थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और एक गहरी सांस लेते हुए खुद से कहता है, इनको मिर्गी की पुरानी बीमारी है। इसके बाद आदित्य नागेश को प्रेशर पॉइंट तकनीक देना शुरू करता है और नागेश के मस्तिष्क से लेकर छाती तक उनके शरीर के मध्य प्रेशर पॉइंट्स पर दबाव देने लगता है। और देखते ही देखते नागेश का अकड़ा हुआ शरीर थोड़ा ढीला पड़ने लगता है, लेकिन नागेश का चेहरा अभी भी लाल होता है। आदित्य अभी ठीक से राहत की सांस ले भी नहीं पाया था कि तभी उसकी दुकान का दरवाज़ा धार से खुलता है और वो देखता है कि दुकान की मालकिन रमा देवी 4 पुलिस वालों और एक डॉक्टर के साथ दुकान के अंदर आ रही हैं। इससे पहले कि आदित्य कुछ कह पाता, रमा देवी की नज़र ज़मीन पर पड़े नागेश पर जाती है और बस फिर क्या था, अपनी आदत से मजबूर रमा देवी ने आव देखा न ताव और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। हे राम, मुझे पता था ये आदमी कुछ तो गड़बड़ कर रहा था दुकान में। ऑफिसर्स देखो, वहां जमीन पर कोई गिरा पड़ा है।
मुझे तो लगता है इस आदित्य ने ही इसकी जान ली है। आप पकड़ लो इसे, इस खूनी को, इससे पहले कि ये भाग जाए। रमा देवी के चिल्लाने की आवाज से आसपास के लोग भी दुकान के दरवाजे पर इकट्ठा हो जाते हैं। दुकान के अंदर का नज़ारा देखकर पुलिस वालों को भी शक होता है। वो फौरन आदित्य की तरफ इशारा करके कहते हैं, अपने दोनों हाथ ऊपर करके घुटनों के बल बैठ जा। आदित्य के पास पुलिस वालों की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो चुपचाप अपने हाथ ऊपर करके घुटनों के बल बैठ जाता है। फिर वो धीरे से पुलिस वालों से कहता है, साहब मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ, मैं तो बस इनका इलाज कर रहा था। आदित्य की बात सुनकर रमा देवी और जोर से चिल्लाने लगती हैं, झूठ सफेद झूठ बोल रहा है ये, मेरा यकीन करो ऑफिसर, ये लड़का पूरा पागल है। इतना कहकर वो दुकान के पास जमा हुए एक दो लोगों को अंदर आने का इशारा करती हैं और पुलिस वालों के सामने उन लोगों से पूछती हैं, बताओ इन्हें, जब आदित्य के चाचा विक्रम इसी दुकान के बाहर बेहोश होकर गिर पड़े थे और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना था, तब आदित्य बीच सड़क में क्या कर रहा था? इस पर एक आदमी ने जवाब दिया, साहब ये आदित्य बीच सड़क में हवा में किसी से बात कर रहा था, हाथ जोड़ रहा था और तो और आसपास कहीं कोई धुआं नहीं था, फिर भी पूछ रहा था कि इसे धुएं में धक्का किसने दिया। फिर रमा देवी झट से बोली, देखा ऑफिसर, हो गया ना दूध का दूध और पानी का पानी। आदित्य के पास लोगों की बातों का कोई जवाब नहीं था। वहीं रमा देवी और लोगों की बातें सुनने के बाद पुलिस वाले पहले तो नागेश रावत को एम्बुलेंस तक पहुंचवाते हैं और फिर वो आदित्य को अपने साथ बाहर खड़ी पुलिस जीप में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। तारांकन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद नागेश को सीधा क्रिटिकल वार्ड में ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर मांजरेकर पहले से ही मौजूद होते हैं। नर्स जब मरीज की पहचान के लिए उसकी जेब टटोलती है तो उसे मरीज की जेब में एक आई कार्ड मिलता है। वो जैसे ही उसे हाथ में लेकर पढ़ती है, वो चौंक जाती है और फौरन डॉक्टर मांजरेकर को इन्फॉर्म करती है, ओह माय गॉड, ये तो इस शहर के नए मेयर नागेश रावत हैं। हमें इनका इलाज जल्द से जल्द शुरू करना होगा और इनके परिवार को भी खबर करनी होगी, जल्दी करो। डॉक्टर मांजरेकर हॉस्पिटल स्टाफ को निर्देश देते हुए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने ऑफिस में बैठी तानिया कुछ परेशान सी दिख रही थी। तानिया पहले ही अपने और आदित्य के रिश्ते को लेकर उलझन में थी, साथ ही वो अपने ऑफिस में भी परेशानियों से घिरी हुई थी। तानिया बहुत समय से रजत कपूर की कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा था। तानिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। तानिया के मन में यही उधेड़बुन चल रही होती है कि तभी उसे लोकल पुलिस स्टेशन से फोन आता है। आदित्य को हिरासत में लेने की खबर सुनकर तानिया हैरान रह जाती है और फौरन पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ती है। तो अब क्या होगा आगे कहानी में? ये कैसा जाल है जिसमें आदित्य फंसता ही जा रहा है? ये लॉकेट आदित्य की जिंदगी में वरदान बनकर आया है या मुसीबत? अब तानिया क्या करेगी? क्या वो आदित्य को छुड़ावा पाएगी या वो खुद ही पुलिस के चक्कर में फंस जाएगी? और आदित्य पुलिस को कैसे देगा अपनी बेगुनाही का सबूत?